बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कदीम तहजीबें, मेसोपोटामिया, मिस्री, वादी सिंध और चीन की तहजीबें। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि मिस्री तहजीब के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी बयान कर सकें। पिछले सबक में हमने मिस्री तहजीब की जो महल्ले वकूअ था उसके बारे में पढ़ा कि वो कहाँ वाक़या थी और जिस दरिया के किनारे वो वाक़या थी उसकी उनकी ज़िंदगियों में क्या अहमियत थी। आज हम पढ़ेंगे कि मिस्री तहजीब की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी थी, कैसा लिबास यूज़ करते थे, कैसा रस्मुल ख़त था, जो लिखाई वो यूज़ करते थे वो कैसा था। इसके अलावा उनके पेशे क्या थे और उनका मज़हब क्या था। कबल अज़ पढ़ाई सवाल है, मेसोपोटामिया तहजीब का समाजी ढांचा बताएं। आप पहले पढ़ चुके हैं मेसोपोटामिया तहजीब के बारे में, उसका समाजी ढांचा क्या था। मेसोपोटामिया तहजीब में मर्द और औरतें जो थीं वो मर्द, औरतें और गुलाम जो थे उन पे मुश्तमिल था। इसके अलावा मर्द और औरतें जो थी वो दोनों मिलकर तमाम काम करते थे। हत्ता कि औरतें जो थी वो खेती बाड़ी में भी मर्दों की हेल्प करती थी। इसके अलावा दूसरे पेशे थे जिसमें कारीगरी, नानबाई, मोची, डॉक्टर और वकील वगैरह जो थे वो शामिल थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया की तजारती सरगर्मियाँ बताएं। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो दरियाए दजला और फुरात के किनारे जो थे वाक़या थे, तो वो 2 रास्ते यूज़ करते थे तिजारत के लिए। तिजारत के लिए वो पानी का भी रास्ता, आबी रास्ता भी यूज़ करते थे और खुश्की का रास्ता भी यूज़ करते थे। सो उनके अराउंड जो थी वो 2 तहजीबें वाक़या थी और वो दरमियान वाली तहजीब थी और चूँकि दरिया के किनारे भी थी तो इसलिए वो ज़मीनी रास्ता भी इख्तियार करते थे और आबी रास्ता भी इख्तियार करते थे। मिस्री तहजीब की खसूसियात। मिस्री तहजीब का जो तर्ज ज़िंदगी है वो दूसरी तहजीबों से मुख्तलिफ है। उनका मज़हब क्या है। मिस्री तहजीब जो है उनका मज़हब जो है वो तवील तारीख मिलती है इसकी कि उनके मज़हब के जो हैं वो बहुत से देवी और देवता थे जिनको वो पूजा करते थे। इनका अकीदा था कि ये देवता कुदरत का निज़ाम चलाते हैं। हर शहर का अपना देवता होता था और इसके देवता के लिए मंदिर बनाए जाते थे। वो मंदिर जो थे वो एहराम की तरह होते थे। वो अपने देवताओं के लिए वो मंदिर बनाते थे और वहाँ पे उनके वो मकबरे के तौर पे वहाँ पे उनको दफन करते थे। तमाम देवताओं में जो मशहूर देवता था वो रा का देवता था। चूँकि वो उसका नाम रा था और वो सूरज का देवता था। वो अहमियत इसलिए रखता था कि उस मिस्री तहजीब के जो मौसम था, जो सीज़न था वो बहुत गर्म रहता था और उन लोगों को सूरज की बहुत ज़रूरत होती थी काश्तकारी के लिए। इसलिए जो सूरज का देवता था वो बहुत अहमियत का हामिल था। दूसरे देवताओं में हापी भी शामिल था। दरियाए नील और ओसिरस के सालाना सैलाब का देवता, छुपी हुई दुनिया का देवता वगैरह भी चंद देवता थे। मौत, क़यामत और नील के गर्दाब के चक्कर इन देवताओं की इलामात समझी जाती थी। नए दौरे बादशाहत में एक फिरौन ने महसूस किया कि पादरी इससे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उसने इन अकीदों को ख़त्म कर दिया और उसने एक एटोन नामी एक खुदा का तस्वुर जो था वो मुतारिफ करवाया और इसके बाद इसने अपना नाम भी बदल के आहनातून रख लिया, जिसका मतलब है खुदा की रूह। लेकिन जब सल्तनत टूटने वाली थी तो एक नया फिरौन आया, तोतनखामन। उसने पुराने अकीदे को दोबारा बहाल कर दिया और आहनातून के अकीदे को खत्म कर दिया। मिस्री तहजीब का समाजी ढांचा कैसा था। कदीम मिस्र का जो समाजी ढांचा था वो एहराम की तरह था, लाइक पिरामिड शेप, जो ये तकोनी शेप होती है इस तरह का था और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल था वो फिरौन होता था और उसके बाद नीचे उसके मुख्तलिफ जो दूसरे लोग आते थे, किसान, कारीगर और गुलाम वगैरह। इस तरह से उनका समाजी ढांचा था। सबसे ऊपर फिरौन की अहमियत थी, उसके बाद उसके वजीर और पादरी आते थे, फिर कातिब आते थे जो लिखाई करते थे और मुख्तलिफ जो कुतुब वगैरह लिखते थे। इसके बाद कारीगर और फनकार आते थे, फिर किसान आते थे और एंड पे गुलाम और नौकर आते थे। रस्मुल ख़त क्या था। कदीम मिस्र में 4 मुख्तलिफ रस्मुल ख़त इस्तेमाल होते थे जो कि क्या थे।
हेरोग्लाइफ्स, हिरैटिक, डेमोटिक एंड कॉप्टिक, ये चार जो थे वो रस्मुल खत उस वक्त में यूज होते थे। जो सबसे पुराना रस्मुल खत और सबसे पहला था वो क्या था? हेरोग्लाइफिक्स। लफ्ज हेरोग्लाइफ जो है वो एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है मुकद्दस नक्शो निगार। और ये जो नक्शो निगार था वो लोग वहां पे मंदिरों की दीवारों और मुख्तलिफ मकबरे की जो दीवारें थी वहां पे ये नक्श निगारी करते थे और इस रस्मुल खत को यूज करते थे। ये रस्मुल खत जो आपको सामने नजर आ रहा है ये हेरोग्लाइफिक्स था। ये रस्मुल खत वो उस वक्त यूज करते थे और ये उनका सबसे पहला रस्मुल खत था। उसके बाद जो रस्मुल खत आए वो उसमें हिरैटिक, डेमोटिक और कॉप्टिक था जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स वो लोग यूज करते थे। लिबास जो था मिस्री तहजीब का उसमें लोग कतान से बने हुए सादा कपड़े पहनते थे और ज्यादातर कपड़े जो थे वो सिले हुए नहीं होते थे, मुकम्मल सिले हुए नहीं होते थे। लोग अपने जिस्म के राउंड एक कपड़ा जो थे वो लपेट लेते थे और उसको पट्टी से बांध लेते थे। जो लंबी कमीज थी वो बुनियादी तौर पर अमीर तबके के लोग पहनते थे। इसके अलावा जेवरात जो थे वो इनकी लिबास का एक खास हिस्सा था और वो जरूरी था और मर्द और औरत जो थे वो दोनों इन जेवरात को जेबतन करते थे जिनमें कंगन, हार और बालियां वगैरह थी। गुलूबंद जो था वो मशहूर जेवरात में शामिल था। कदीम मिस्र के फैशन का रुझान भी वक्त के साथ बदलता रहा। जो दौर आए थे कदीम मिस्र में 3 दौर आए थे। सबसे पहला जो दौर था वो पुराना दौरे बादशाहत था, उसमें जो लिबास था वो मुख्तलिफ था। उसके बाद वस्ती दौरे बादशाहत आया, उसमें लिबास जो था वो चेंज हुआ और फिर जदीद दौरे बादशाहत आया और लिबास जो था वो लंबा होता गया और जो उस वक्त के अमरा और अमीर लोग थे वो लंबी कमीज जो थे वो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ जेबरात जो थे उनको भी जेबतन करते थे। ज़रात, कदीम मिस्री मईशत की बुनियाद जो थी वो ज़रात पर थी। गंदुम, जो सब्जियां, प्याज, लहसुन, फलियां, दाल, मटर, मूली, बंद गोभी, खीरे और सलाद पत्ता जैसी फसलें वो लोग उगाते थे। मिस्रियों ने फल भी उगाए जैसे खजूर, अंजीर, अनार, खरबूजा, अंगूर वगैरह। उन्होंने सन्नती फसलें पेपरस और अलसी भी उगाई और उनकी मदद से ही वो अपना कतान का कपड़ा बनाते थे। दरियाए नील में सैलाब ने जरखेज काली मिट्टी छोड़ी। किसानों ने सेहतमंद फसलों के लिए उसी मिट्टी को इस्तेमाल किया और वहां पे फसलें उगाई। कदीम मिस्र में इसकी ज़राअत के हवाले से 3 मौसम थे। उन्होंने जो उस दरियाई नील में जो सैलाब आते थे, जो मौसमियाती तब्दीलियां आती थी, उनको मद्देनजर रखते हुए मौसम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक था उखेत जो जून से सितंबर तक था जो कि सैलाब का मौसम था। फिर पेरीत जो कि अक्टूबर से फरवरी का मौसम था और उसमें फसल जो थी वो बढ़ती थी। उसके बाद शेमू था जो कि मार्च से मई तक का मौसम था जो कि उनके लिए हार्वेस्टिंग का दौर था जिसमें वो फसल की कटाई करते थे। मिस्री तहजीब में ज़राअत के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे उनमें अनाज चुनने के औजार थे, उससे वो अनाज चुनते थे। इसके अलावा खुदाल था जो कि खोदने के लिए, जमीन खोदने के लिए वो लोग यूज करते थे। इसके अलावा जानवरों के दांतों से बने हुए औजार, दरांती और हल चलाने के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे वो सब शामिल थे। ये जो खुदाल था जो जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल होता था, इसके अलावा जो दरांती वो यूज करते थे फसल को काटने के लिए, और जो हल चलाने के लिए वो औजार यूज करते थे वो औजार शामिल थे जो वो ज़राअत में इस्तेमाल करते थे। शादफ एक ऐसा औजार था जिसमें लकड़ी के डंडे के एक सिरे पर रस्सी से जोड़कर बाल्टी और दूसरे सिरे पर भारी वजन लटकाया जाता था। जो बाल्टी थी उसमें उसको रस्सी के जरिए खींचकर नहर में डालते थे और जब बाल्टी बढ़ जाती थी तो दूसरे सिरे पर वजन की मदद से उस बाल्टी को खींचा जाता था। सो ये पानी दरियाई नील से पानी निकालने, इसके अलावा जो नहरें और जो दूसरे आबी ज़राए थे वहां से पानी निकालने के लिए ये औजार जो था यूज किया जाता था। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मिस्री तहजीब का तर्ज जिंदगी दूसरी तहजीबों जैसे वादी सिंध की तहजीब और दरियाई दजला और फुरात की तहजीब से
مختلف تھا، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا رسم الخط، اس کے علاوہ ان کا جو پیشہ تھا وہ زراعت پر ہی مبنی تھا. سو ان کا جو طرز زندگی تھا وہ ان دوسری تہذیبوں سے بالکل مختلف تھا. درست جواب کا انتخاب کریں. 2 MCQs ہیں، ان میں جو آپ کو صحیح آپشن لگتی ہے اس کو ٹک کریں. اس کے بعد مختصر سوال ہے، شادف کو آبپاشی میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ تفصیلی سوال ہے، آپ نے مصری تہذیب کے معاشرتی نظام کا بغور مطالعہ کیا کہ آپ کو لگتا ہے اس طرح کا معاشرہ دور جدید میں پایا جاتا ہے؟ اپنے ماحول کا بغور جائزہ لیں اور دلیل کے ساتھ جواب لکھیں. یہ تفصیلی سوال ہے، آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اپنی نوٹ بک میں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.